गेम चेंजर में आपका स्वागत है। आज हम 0 to 1 किताब के बारे में बात करेंगे जिसे लिखा है पीटर थील ने। आशीष 28 साल का एक महत्वाकांक्षी युवक था, लेकिन इन दिनों उसकी आंखों में वह चमक गायब थी। हर रोज सुबह वह भारी मन से अपनी नौकरी पर जाता, दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन पर आंकड़े घूरता और सोचता रहता, क्या यही मेरी जिंदगी है? उसे अपने काम में कोई उत्साह या उद्देश्य महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा नहीं था कि आशीष नाकाबिल था। दरअसल कॉलेज के दिनों में उसने अपना खुद का एक स्टार्टअप शुरू करने की भी कोशिश की थी। कॉलेज के अंतिम साल में बड़े जोश के साथ उसने एक नया व्यवसाय शुरू किया था। उसके स्टार्टअप का आइडिया उस वक्त चल रहे ट्रेंड से मिलता जुलता था। ऑनलाइन फूड डिलीवरी या ई-कॉमर्स जैसी ही कोई सर्विस जिस क्षेत्र में पहले से कई खिलाड़ी मौजूद थे। शुरुआती उत्साह के बाद जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसके आइडिया में कुछ खास नयापन नहीं था और बाजार में कड़ी कंपटीशन थी। नतीजा ये हुआ कि कुछ ही महीनों में उसका स्टार्टअप लड़खड़ाने लगा और आखिरकार बंद करना पड़ा। इस असफलता ने आशीष को अंदर से झकझोर दिया। खुद पर भरोसा कमजोर पड़ गया और वह वापस एक साधारण कॉरपोरेट नौकरी करने लगा। अब नौकरी तो उसे महीने की तनख्वाह दे रही थी, पर मन में एक खालीपन था। दफ्तर से लौटते वक्त वह अक्सर सोचता कि उसकी जिंदगी में वो जुनून क्यों नहीं रहा जो उसके स्टार्टअप के दिनों में था। वह खुद से पूछता, क्या मुझसे कहीं गलती हुई? क्या मेरा सपना बस एक ख्याल बनकर रह जाएगा? कभी कभी आधी रात को नींद से जागकर वह छत को घूरता और दिल ही दिल में स्वीकार करता था कि वह अपनी मौजूदा हालत से खुश नहीं है। उसे एहसास था कि उसके अंदर कुछ बड़ा करने की चिंगारी तो है, पर पिछली असफलता के डर ने उस आग को दबा दिया है। एक शाम ऐसे ही उदासी में डूबे आशीष को उसका पुराना दोस्त राहुल मिलने आया। राहुल ने आशीष की बुझी हुई आंखें देखीं तो पूछा, क्या हुआ यार, तू इतना शांत क्यों है? वो तेरी स्टार्टअप वाली चमक कहाँ गई? आशीष ने कंधे उचकाकर कहा, बस छोड़ना, सब कोशिश बेकार गई। अब तो नौकरी ही जिंदगी है। राहुल समझ गया कि आशीष अपने सपने से दूर होता जा रहा है। उसने अपने बैग से एक किताब निकाली और आशीष की तरफ बढ़ाई। 0 to 1 बाय पीटर थील। राहुल बोला, इस किताब ने मेरी सोच बदल दी, शायद तुम्हें भी फिर से सोचना सिखा दे। आशीष ने पहले तो हिचकिचाते हुए किताब को हाथ में लिया। उसने सोचा, क्या एक किताब वाकई मेरी मदद कर पाएगी? लेकिन शीर्षक ने उसकी जिज्ञासा जगा दी। 0 से 1 यानी 0 से 1। उसने सुना तो था कि पीटर थील एक सफल उद्यमी है, पेपाल के सह संस्थापक और फेसबुक के शुरुआती निवेशक। इसलिए आशीष ने निश्चय किया कि वह इस किताब को एक मौका देगा। उसी रात खाने के बाद वह किताब लेकर बैठ गया और पढ़ना शुरू किया, शायद उम्मीद की एक हल्की किरण के साथ कि इसमें उसे खुद को फिर से खोजने का रास्ता मिल जाए। किताब की शुरुआत में ही आशीष को एक जोरदार आइडिया ने झकझोर दिया। कुछ नया बनाना और किसी की नकल करना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। पीटर थील समझाते हैं कि सच्ची तरक्की 0 से 1 यानी 0 से 1 तक जाने में है, मतलब ऐसी चीज बनाना जो पहले कभी नहीं थी। इसके विपरीत पहले से मौजूद चीज को बस और लोगों तक फैलाना या थोड़ा बदल कर दोहराना 1 से N, 1 से अनेक की यात्रा है। आशीष ने पढ़ते पढ़ते खुद सोचा, अरे मेरे पिछले स्टार्टअप में मैं तो बस वही कर रहा था जो बाकी सब कर रहे थे। मैं 1 से N तक ही दौड़ रहा था, 0 से 1 का साहस ही नहीं दिखाया। यह एहसास उसकी आंखें खोलने वाला था। जैसे जैसे वह आगे पढ़ा, किताब के हर पन्ने पर उसकी सोच को चुनौती मिल रही थी। एक जगह लिखा था, अगला बिल गेट्स नया ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाएगा, अगला लैरी पेज नया सर्च इंजन नहीं बनाएगा और अगला मार्क जुकरबर्ग नया सोशल नेटवर्क नहीं बनाएगा। ये पढ़कर आशीष ठिठक गया। मतलब साफ था, अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो किसी महान व्यक्ति की नकल करके नहीं कर सकते। जो चीजें पहले ही सफल हो चुकी हैं उन पर वही कदम दोहराने से हम दूसरे बन सकते हैं, पहले नहीं। हर बड़ी सफलता अपने आप में अनोखी होती है। इस एक विचार ने आशीष के मन में हलचल मचा दी। उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी दिशा बदलनी होगी। पीटर थील वैश्विक विस्तार बनाम तकनीकी प्रगति का फर्क भी समझाते हैं। अगर आप किसी मौजूदा चीज को 100 नए शहरों में ले जाएं तो वो क्षैतिज विस्तार होगा, लेकिन अगर आप एक बिल्कुल नई खोज करते हैं तो वो ऊर्ध्वगामी प्रगति होगी।
साधारण शब्दों में, एक पुरानी टाइपराइटर मशीन की जगह कंप्यूटर पर वर्ड प्रोसेसर बना देना, यही 0 से 1 की छलांग है। आशीष को यह उदाहरण सीधा दिल पर लगा। वह समझ चुका था कि उसकी सोच को अब कुछ नया पर केंद्रित होना होगा, सिर्फ जो चल रहा है उसे थोड़ा बेहतर करने पर नहीं। लंबे समय बाद आशीष को दिल के भीतर एक रोशनी सी महसूस हुई। उसे लगा मानो किसी ने उसके दिमाग की धूल झाड़कर नए विचारों के लिए जगह बना दी हो। वह अपनी पिछली असफलता को नए चश्मे से देखने लगा। उसने तब बस चलन का पीछा किया था, कोई नई राह नहीं बनाई थी। अब उसके सामने एक नया उसूल था, इनोवेशन, यानी वास्तविक नयापन ही असली जीत दिला सकता है। इस सोच के बीज मन में जमने लगे और आशीष को अपने भीतर फिर से उत्साह लौटता महसूस हुआ। कुछ पन्ने पढ़ने के बाद आशीष को किताब में एक और चौंकाने वाली बात पता चली। जरूरी नहीं कि कंपटीशन में रहकर ही आप सबसे आगे निकलें। दरअसल पीटर थील कहते हैं कि कंपटीशन में फंसना मतलब अपने आप को दूसरों जैसा बना लेना। ज्यादातर लोग मानते हैं कि बाजार में जीतने के लिए प्रतिद्वंद्विता जरूरी है, लेकिन थील बताते हैं कि असली फायदा तो तब है जब आपका बिजनेस इतना अनोखा हो कि उसका कोई सीधा मुकाबला करने वाला हो ही नहीं, यानी एक तरह का मोनोपोली। इस ख्याल ने आशीष के दिमाग में हलचल मचा दी, क्योंकि अब तक उसने स्कूल कॉलेज में यही सीखा था कि कंपटीशन अच्छी चीज है। किताब में एक रोचक उदाहरण था जिसने बात को और साफ कर दिया। मान लीजिए एयरलाइन उद्योग, हवाई जहाज से यात्रा करवाने वाली कंपनियां। हजारों लोग रोज सफर करते हैं। ये कंपनियां मिलकर बड़ी वैल्यू पैदा करती हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर एयरलाइन कंपनियों को खासा मुनाफा नहीं होता। इसकी वजह है जबरदस्त कंपटीशन। किराए कम करने की होड़, हर कंपनी यात्रियों को लुभाने में जुटी है और अंत में फायदा किसी को नहीं के बराबर। इसके विपरीत गूगल को देखिए। पूरी दुनिया में खोज के क्षेत्र में लगभग गूगल का एक छित्र राज है। इस मोनोपोली का नतीजा है कि गूगल बेहिसाब मुनाफा कमाता है, इतना कि अकेले गूगल का मूल्य अमेरिका की सारी एयरलाइन कंपनियों के कुल मूल्य से कई गुना ज्यादा है। इस अंतर ने आशीष को हैरान कर दिया। इससे आशीष को एक जरूरी सबक मिला। अगर असली तरक्की और मुनाफा चाहिए तो ऐसा कुछ बनाओ जिसमें तुम्हारा अनोखा दबदबा हो, जहां शुरू से ही तुम दूसरों से अलग खड़े हो सको। लगातार दूसरों को टक्कर देने में ऊर्जा खर्च करने के बजाय ऐसा प्रोडक्ट या सेवा बनाना बेहतर है जिसमें कुछ समय तक तुम्हारा एकाधिकार चले। आशीष ने सोचा कि पिछले स्टार्टअप में वह ठीक इसके उलट कर रहा था, भीड़ वाली दौड़ में दौड़ने की कोशिश। अब उसे समझ आया कि आगे बढ़ने के लिए उसे भीड़ से हटकर अपनी नई राह बनानी होगी, जहां शुरुआत में किसी बड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े। उस रात आशीष को एहसास हुआ कि स्कूल से लेकर नौकरी तक हर जगह उसे प्रतियोगिता में सबसे आगे निकलने की ही ट्रेनिंग मिली थी। सबसे अच्छे नंबर लाओ, इंटरव्यू में बाकी उम्मीदवारों से बेहतर बनकर दिखाओ। समाज मानो सिखाता है कि जिंदगी एक दौड़ है जिसमें दूसरों को हराना ही मकसद है, लेकिन इस मानसिकता में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सिर्फ थोड़ा आगे निकलने के चक्कर में हम वही करते जाते हैं जो बाकी सब कर रहे हैं। पीटर थील ने आशीष की आंखें खोल दी। अगर कुछ असाधारण करना है तो जरूरी है कि हम कंपटीशन की होड़ से बाहर निकलकर कुछ यूनिक सोचें। यही सोच आगे चलकर कंपनी को खुशहाल और टिकाऊ बनाती है। इतनी नई अंतर्दृष्टि मिलने के बाद उस रात आशीष ने किताब बंद की और गहरी सांस ली। उसके दिमाग में विचारों का तूफान उठ रहा था। उसे पहली बार अपनी पिछली गलतियां साफ नजर आने लगीं और आगे का रास्ता भी थोड़ा चमकने लगा। उस दिन आशीष को रात भर सपने में भी कहीं ना कहीं 0 to 1 की बातें घूमती रहीं। अगले दिन सुबह वह बेहद उत्साह के साथ जल्दी जागा, एक कप चाय बनाई और फिर से किताब लेकर बैठ गया। उसे एहसास था कि अभी कई और सबक उसके इंतजार में हैं। किताब के अगले अध्यायों में आशीष को सीक्रेट्स यानी रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिला। पीटर थील पूछते हैं, क्या आज भी ऐसी सच्चाइयां या अवसर हैं जो ज्यादातर लोग नहीं देख पा रहे? कई लोग मानते हैं कि अब खोजने को कुछ खास बचा नहीं है। दुनिया का हर कोना नक्शे पर आ चुका है और तमाम ज्ञान इंटरनेट पर मौजूद है। लेकिन थील कहते हैं कि यही सोच गलत है। अगर आप मान लेते हैं कि खोजने को कुछ नहीं बचा तो वाकई आप कुछ नया नहीं खोज पाएंगे।
लेकिन जो लोग मानते हैं कि दुनिया में अब भी अनगिनत छुपे हुए रहस्य हैं, वही उन अनोखे मौक़ों को ढूंढ सकते हैं जहां कोई और नहीं देख रहा। किताब में पीटर थील का एक पसंदीदा सवाल था जिसने आशीष को गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसा कौन सा अहम सच है जिसे बहुत कम लोग सही मानते हैं? दूसरे शब्दों में, वो कौन सी अनोखी बात है जिस पर अधिकांश लोग आपसे असहमत होंगे, लेकिन आप जानते हैं कि वो सच है? ये सवाल पढ़ते ही आशीष जैसे कहीं खो गया। उसने खुद से पूछा, क्या वाकई मेरे पास ऐसा कोई आइडिया या विश्वास है जो सबकी राय से अलग है? कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका हल मुझे दिख रहा है पर दुनिया को नहीं? धीरे धीरे आशीष के दिमाग में कुछ तस्वीरें उभरने लगीं। उसे याद आया कि एक समस्या जो उसने अपने आसपास हमेशा देखी थी, उसे हल करने का विचार कभी उसके मन में आया था, लेकिन उसने उसे यह सोचकर दबा दिया था कि अगर ये इतना आसान होता तो अब तक किसी ने कर लिया होता। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए, उसे ख्याल आया कि छोटे शहरों के स्थानीय कारीगरों और ग्राहकों को सीधे जोड़ने का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ताकि बिचौलियों को हटाकर दोनों को फायदा पहुंचे। पहले जब उसने ये बात दोस्तों को बताई थी तो अधिकतर ने कहा था, ऐसा संभव होता तो अमेज़न या बड़ी कंपनियां अब तक कर चुकी होती। तब आशीष ने भी सिर हिलाकर बात टाल दी थी, लेकिन अब किताब पढ़कर उसकी सोच पलट रही थी। शायद यही तो वो सीक्रेट आइडिया है जिसे कोई गंभीरता से नहीं ले रहा, लेकिन जिसमें आगे चलकर बड़ा मौका छिपा है। अब आशीष के अंदर एक नई ऊर्जा थी। उसने तय किया कि वह अपने आसपास ऐसी समस्याओं और अवसरों को नए नजरिए से देखेगा जिन पर बाकी लोग ध्यान नहीं दे रहे। उसे भरोसा होने लगा कि दुनिया में सफल होने के लिए जरूरी है कि आप कोई ऐसी सच्चाई खोजें जिसे बाकी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सोचते ही मानो अंधेरे कमरे में रोशनी फैल गई हो। आशीष को महसूस हुआ कि उसके पास भी कुछ अनोखा करने का मौका है। उसे अब खुद पर यकीन होने लगा कि अगर वह ऐसा सीक्रेट ढूंढ ले तो वही उसके अगले स्टार्टअप की नींव बनेगा। पीटर थील इस बात पर भी जोर देते हैं कि आपका प्रोडक्ट या सेवा बाजार में मौजूद विकल्पों से थोड़ा सा नहीं बल्कि कहीं ज्यादा बेहतर होनी चाहिए। मामूली सुधार से भरी भीड़ में आपका आइडिया खो सकता है, पर अगर आप 10 गुना बेहतर हल देते हैं तो लोग उसे अपनाने पर मजबूर होंगे। आशीष ने पढ़ते हुए सोचा, 10 गुना बेहतर, क्या मेरा आइडिया ऐसा बन सकता है? उसे उदाहरण भी समझ आए। जैसे गूगल ने जब सर्च इंजन बनाया तब वो बाकियों से कई गुना तेज और सटीक था, इसीलिए गूगल छा गया। इसी तरह पहला आईफोन अपने समय के फोनों से कई गुना आगे था, इसलिए उसने पूरी इंडस्ट्री बदल डाली। ये समझ आकर आशीष ने अपने आइडिया को कसौटी पर रखना शुरू किया। वह खुद से पूछने लगा, मैं अपनी सॉल्यूशन को इतना बेहतर कैसे बना सकता हूं कि ग्राहक तुरंत इसका फायदा समझ जाए? उसे एहसास हुआ कि उसे साधारण से थोड़ा सस्ता या थोड़ा तेज विकल्प देने के बजाय बिल्कुल नए स्तर का गुणात्मक सुधार सोचना होगा। अपने संभावित स्टार्टअप के लिए उसने लक्ष्य रखा कि जो भी सेवा या उत्पाद वह देगा वो मौजूदा विकल्पों से कम 10 गुना अधिक प्रभावी या किफ़ायती होना चाहिए। अब आशीष के मन में एक बड़ा मानदंड स्थापित हो चुका था, महज 10% बेहतर नहीं बल्कि 10 गुना बेहतर। ये सोच न केवल ग्राहकों को लुभाने के लिए बल्कि खुद आशीष के प्रयासों के लिए भी जरूरी थी। पीटर थील बताते हैं कि स्टार्टअप की दुनिया में पावर लॉ चलता है। 10 में से 8 कंपनियां शायद बहुत खास नहीं करेंगी, 1-2 जबरदस्त चलेंगी जो बाकी सबसे ज्यादा परिणाम देंगी। मतलब असली सफलता कुछ चुनिंदा कंपनियों से आती है जो बाकी सबको पीछे छोड़ देती हैं। आशीष ने मन ही मन ठान लिया कि उसे उसी चुनिंदा श्रेणी में जगह बनानी है। अगर वह अपना समय और ऊर्जा लगा रहा है तो एक साधारण नतीजे के लिए नहीं बल्कि ऐसे इनोवेशन के लिए जो वाकई बड़ा परिवर्तन ला सके। किताब पढ़ते पढ़ते आशीष को एहसास हुआ कि किसी भी स्टार्टअप की बुनियाद उसकी फाउंडर टीम पर टिकी होती है। पीटर थील ने चेताया था कि कंपनी की पहली कुछ निर्णयों में सबसे अहम है कि आप इसे किसके साथ शुरू करते हैं। थील ने समझाया कि एक को फाउंडर चुनना बिल्कुल शादी करने जैसा है। अगर साझेदारी सही ना हो तो अंजाम तलाक की तरह दर्दनाक हो सकता है और बिजनेस की नींव हिल जाती है। आशीष को अपने पिछले स्टार्टअप के दिनों की याद आई। उसने वो प्रोजेक्ट अपने एक दोस्त के साथ मिलकर शुरू तो किया था, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण अलग थे। मुश्किलें आते ही उनकी टीम बिखर गई
और असफलता की एक वजह आपसी तालमेल की कमी भी थी। किताब में एक दिलचस्प किस्सा था पेपाल कंपनी के शुरुआती दिनों का, जिसे लोग मजाक में पेपाल माफिया कहते हैं। पीटर थील ने पेपाल में ऐसी टीम इकट्ठी की थी जो सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं बल्कि एक जैसी सोच और जुनून वाली थी। परिणाम ये हुआ कि पेपाल में साथ काम करने वाले अनेक साथियों ने बाद में अपने अपने बड़े स्टार्टअप बनाए। किसी ने टेस्ला, किसी ने लिंक्डइन, तो किसी ने यूट्यूब जैसी कंपनी खड़ी कर दी। यह उदाहरण आशीष को दिखा गया कि जब एक टीम एक मजबूत संस्कृति और साझा लक्ष्य के साथ बनती है तो वह वर्तमान प्रोजेक्ट ही नहीं, भविष्य के अनेक इनोवेशन की नींव डाल सकती है। इन बातों ने आशीष को सोचने पर मजबूर किया कि अगली बार टीम बनाते समय वह किन बातों का ध्यान रखेगा। उसे समझ आया कि सिर्फ स्किल्स ही नहीं, विजन और वैल्यूज का मिलना भी उतना ही जरूरी है। थील की सलाह थी कि स्टार्टअप में शुरू से वही लोग साथ हों जिन्हें कंपनी में सच में विश्वास हो, या तो बतौर को फाउंडर या ऐसे कर्मचारियों के रूप में जिनके पास कंपनी की इक्विटी, हिस्सेदारी हो। जो लोग सिर्फ तनख्वाह के लिए या पार्ट टाइम जुड़े होते हैं वे दिल से उतना कमिटमेंट नहीं दिखा पाएंगे। आशीष ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह पहले दिन की टीम बहुत सोच समझकर चुनेगा और हर सदस्य को मिशन का एहसास कराएगा। सही लोगों के साथ मिलकर काम करने पर ही उसका स्टार्टअप मजबूत नींव पर खड़ा हो पाएगा। उसी संदर्भ में थील एक जरूरी सवाल उठाते हैं, ऐसा क्या खास है आपकी कंपनी में कि एक प्रतिभाशाली इंसान बड़ी कंपनी छोड़कर आपसे जुड़ना चाहेगा? इसका उत्तर किसी उच्च तनख्वाह या फैंसी ऑफिस से नहीं, बल्कि आपके मिशन की अनूठी प्रेरणा से आता है। आशीष ने यह बात गांठ बांध ली। उसे अपनी कंपनी का लक्ष्य ऐसा बनाना होगा जिसे सुनकर अच्छे लोग कहें, हाँ, मैं इसका हिस्सा बनना चाहता हूं। आगे किताब में आशीष के लिए एक और अहम सबक था। सिर्फ एक बढ़िया प्रोडक्ट बना लेना काफी नहीं है, लोगों तक वह प्रोडक्ट पहुंचे कैसे, ये सोचना भी उतना ही जरूरी है। कई टेक फाउंडर सोचते हैं कि अगर उनका इनोवेशन कमाल का है तो ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। लेकिन पीटर थील बताते हैं कि मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का खेल समझे बिना आपका आइडिया दुनिया नहीं बदल सकता। वे कहते हैं कि विज्ञापन और सेल्स हर जगह काम करते हैं, बशर्ते आप समझदारी से करें। अगर आप इस भ्रम में हैं कि अच्छी चीज़ है तो लोग ढूंढ ही लेंगे, तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। किताब में उदाहरण आया कि छोटी कंपनियों को बड़ी पुरानी कंपनियों की तरह महंगे विज्ञापन या पीआर करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके अपनाने चाहिए। पेपाल का किस्सा खुद सबक देता है। शुरुआत में उन्होंने ईबे के यूजर्स को ध्यान में रखकर अपनी सेवा फैलाई और रेफरल बोनस जैसे तरकीबों से तेजी से नए ग्राहक जोड़े। आज कई स्टार्टअप्स वायरल मार्केटिंग या रेफरल प्रोग्राम का सहारा लेते हैं, जिसमें मौजूदा ग्राहक नए ग्राहकों को लाने में मदद करते हैं। आशीष ये सब पढ़कर सोचने लगा कि उसके आइडिया के लिए कौन सा रास्ता सही रहेगा। क्या कोई पार्टनरशिप, सोशल मीडिया कैंपेन या ग्राउंड मार्केटिंग का तरीका अपनाया जा सकता है? अब वह मन ही मन अपने बिजनेस मॉडल के साथ साथ गो टू मार्केट रणनीति पर भी ध्यान देने लगा। पहली बार आशीष ने गंभीरता से स्वीकार किया कि ग्राहक खुद पैदा नहीं होते, उन्हें जागरूक बनाना पड़ता है, भरोसा जीतना पड़ता है। पिछली बार शायद उसने सोचा था कि प्रोडक्ट बना लिया तो लोग अपने आप इस्तेमाल करने लगेंगे, मगर अब उसे अपनी भूल समझ आ रही थी। इस बार वह शुरू से यह तय करेगा कि मार्केट में पैठ कैसे बनानी है। चाहे सोशल मीडिया का सहारा लेना हो या किसी बड़ी कंपनी के प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी करनी हो, आशीष हर विकल्प का आकलन करेगा। उसने ठान लिया कि वह एक बेहतरीन प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ एक स्पष्ट मार्केटिंग और सेल्स प्लान भी बनाएगा ताकि उसका आइडिया वाकई लोगों तक पहुंच सके। आगे चलकर आशीष ने किताब में मानव और तकनीक के संबंध पर एक रोचक दृष्टिकोण पढ़ा। आजकल अक्सर सुनने को मिलता है कि मशीनें, रोबोट या एआई इंसानों की नौकरियां खा जाएंगी, पर पीटर थील कहते हैं कि इंसान और मशीन प्रतिद्वंद्वी नहीं है। असल सफलता तब मिलती है जब हम दोनों की ताकत को मिलाकर इस्तेमाल करें। कुछ काम कंप्यूटर बेहतरीन कर सकते हैं, बड़ी संख्या में डेटा छानना, तेज गणना इत्यादि, जबकि कुछ फैसलों में इंसानी समझ और रचनात्मकता की जरूरत होती है। थील का मानना है कि भविष्य की सबसे सफल कंपनियां वे होंगी जो कंप्यूटरों की स्पीड और इंसानों के जज्बे व दिमाग को मिलाकर काम करेंगी,
न कि उन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानेंगी। उदाहरण के लिए, एक अनुभवी डॉक्टर और एक आधुनिक एआई अगर साथ काम करें तो एआई तेजी से ढेर सारे मेडिकल स्कैन में पैटर्न पहचान सकता है और डॉक्टर उन नतीजों की व्याख्या अपने अनुभव से करते हुए मरीज का बेहतरीन इलाज तय कर सकता है। इसी तरह टेक्नोलॉजी कई क्षेत्रों में इंसानों की क्षमताएं बढ़ाने का काम कर सकती है। आशीष ने इस विचार से दो बातें सीखी। एक, अगर वह टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है तो उसे सोचना होगा कि ह्यूमन टच को साथ लेकर कैसे चले ताकि सेवा का अनुभव बेहतर बने। दूसरा, उसे भविष्य की तकनीक से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे अपनाकर अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने की जरूरत है। ये सोचकर आशीष को राहत भी मिली। तकनीक बढ़ने का मतलब ये नहीं कि इंसानों की अहमियत कम होगी, बल्कि तकनीक वो औजार बनेगी जिससे इंसान पहले से बड़ा करिश्मा कर पाएंगे। अब तक आशीष समझ चुका था कि एक अनोखा आइडिया, मजबूत टीम और बेहतरीन प्रोडक्ट ऑफ मार्केटिंग कितनी जरूरी है। लेकिन एक बड़ा सवाल और था, किस बाजार को निशाना बनाया जाए? पीटर थील की सलाह यहां भी पारंपरिक सोच से अलग है। शुरुआत में एक बहुत बड़े बाजार को निशाना बनाने के बजाय एक छोटे से विशिष्ट बाजार में मोनोपोली बनाओ। सबसे पहले अपने उत्पाद या सेवा के लिए ऐसा ग्राहक समूह चुनो जिसे तुम पूरी तरह संतुष्ट कर सको और उस सेगमेंट में तुम बेस्ट बन जाओ। उदाहरण के लिए, फेसबुक ने भी पूरे विश्व पर कब्जा करने की नहीं सोची थी। उन्होंने एक यूनिवर्सिटी कैंपस हार्वर्ड से शुरुआत की, वहां लोकप्रिय होकर फिर धीरे धीरे और कॉलेजों में और फिर पूरी दुनिया में फैल गए। इसके उलट बहुत सी कंपनियां गलती ये करती हैं कि एक विशाल बाजार का बस एक छोटा टुकड़ा पाने का सपना लेकर कूद पड़ती हैं। 2000 के दशक की शुरुआत में ग्रीन टेक्नोलॉजी का उछाल इसका उदाहरण है। अनगिनत स्टार्टअप सोच रहे थे कि साफ ऊर्जा का बाजार तो अरबों का है, उसमें अगर उनका थोड़ा सा हिस्सा भी मिल जाए तो वे अमीर हो जाएंगे। लेकिन ज्यादातर ये भूल गए कि इतना बड़ा बाजार पहले से बेहद प्रतिस्पर्धी था और सिर्फ संभावित साइज बड़ा होना सफलता की गारंटी नहीं। नतीजा, बिना किसी खास ग्राहकों पर पकड़ बनाए या टेक्नोलॉजी पूरा विकसित किए बगैर कई ग्रीन स्टार्टअप धड़ाम हो गए। कहावत भी है, बड़े समुंदर में छोटी मछली बनने से बेहतर है पहले एक छोटे तालाब की सबसे बड़ी मछली बनो। इस सीख ने आशीष की रणनीति को ठोस आकार दिया। उसने सोचा कि अपने आइडिया के लिए वो शुरू में किस खास बाजार पर ध्यान केंद्रित करे। अगर वह स्थानीय कारीगरों को ऑनलाइन जोड़ने वाला प्लेटफॉर्म बनाता है तो शायद वह पहले सिर्फ अपने राज्य के 1-2 शहरों से शुरुआत करेगा या किसी खास प्रोडक्ट श्रेणी जैसे हस्तनिर्मित होम डेकोर पर फोकस करेगा। वहां वह पूरी जान लगाकर ग्राहकों और सप्लायर्स के बीच अपनी सेवा को सफल बनाएगा, ऐसा कि उस छोटे दायरे में उसका नाम ही बाजार का पर्याय बन जाए। जब एक छोटा बाजार पूरी तरह जीत लिया जाएगा तब उसे विस्तार करके दूसरे शहरों या श्रेणियों में जाना आसान होगा। ये सोचना भर आशीष को एक स्पष्ट रास्ता दिखा रहा था, चरण दर चरण आगे बढ़ना, बजाय एक ही छलांग में सब हासिल करने की दौड़ लगाने के। किताब के अंतिम हिस्से में पीटर थील 7 अहम सवाल प्रस्तुत करते हैं जो हर उद्यमी को अपने स्टार्टअप के बारे में खुद से पूछने चाहिए। आशीष ने ध्यान से इन सवालों को पढ़ा और अपने आइडिया को इनके खिलाफ परखना शुरू किया। पहली तकनीक प्रोडक्ट में नवाचार। क्या आपका आइडिया वाकई एक बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी या इनोवेशन है, या यह सिर्फ मामूली सुधार भर है? दूसरा समय का सवाल, क्या इसे शुरू करने के लिए अभी सही समय है? सोचें कि क्या बाजार, तकनीक या सामाजिक प्रवृत्तियां इस आइडिया के लिए अनुकूल हैं अभी। तीसरा, बाजार चयन। क्या आप एक छोटे मगर महत्वपूर्ण मार्केट से शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आप बड़ी हिस्सेदारी ले सकते हैं, यानी पहले दिन से ही एक निच बाजार में अग्रणी बनने की योजना है? चौथी, टीम और लोग। क्या आपके पास सही टीम है, सह संस्थापक और शुरुआती साथी जिनके पास आवश्यक स्किल और साझा विजन दोनों हैं? पांचवां, वितरण, सेल्स। क्या आपके पास अपने प्रोडक्ट को ग्राहकों तक पहुंचाने का ठोस तरीका है, यानी वितरण, मार्केटिंग और सेल्स की स्पष्ट योजना? छठी, दीर्घकालिक मजबूती। क्या आपका व्यापार मॉडल और मार्केट पोजीशन आने वाले 10 से 20 सालों तक टिकाऊ रह सकता है, यानी क्या आपकी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त इतने लंबे समय तक बरकरार रह पाएगी? सातवां, सीक्रेट प्रश्न।
क्या आपने ऐसा अनोखा अवसर, सीक्रेट पहचाना है जो बाकी किसी को दिखाई नहीं दे रहा? यानी आपकी सोच में कोई ऐसी सच्चाई है जो आम धारणा के विरुद्ध है, जिस पर आप काम कर रहे हैं? इन सवालों को खुद से पूछकर आशीष को अपने आइडिया के मजबूत और कमजोर पक्ष नजर आने लगे। कुछ का उत्तर उसके पास था, कुछ पर अभी काम करना बाकी था, लेकिन इन प्रश्नों ने उसे स्पष्ट दिशा दे दी। अब वह जानता था कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले किन किन पहलुओं पर सोचना और तैयारी करनी जरूरी है। वह दिल ही दिल मुस्कुरा उठा, क्योंकि जहां कल तक उसके मन में धुंध थी, अब एक संरचित योजना उभरने लगी थी। किताब के अंतिम पन्ने तक पहुंचते पहुंचते आशीष खुद को पहले से बिल्कुल अलग महसूस कर रहा था। जो इंसान कुछ दिनों पहले तक अपने सपनों को लेकर हताश और संशय में था, वह अब उत्साह और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। किताब ने उसे सिखाया कि सफलता को भाग्य के सहारे छोड़ने के बजाय लंबी अवधि की योजना और पक्के इरादों से पाया जाता है। उसे याद आया कि कैसे स्टीव जॉब्स ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए ग्राहकों से नहीं पूछा कि उन्हें क्या चाहिए, बल्कि अपने दूरदर्शी विजन के बल पर दुनिया के सामने ऐसी चीजें रखीं जिनकी पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब आशीष समझ चुका था कि किस्मत का रोना छोड़कर उसे अपने सपनों के लिए खुद रास्ता बनाना होगा। 0 to 1 ने जैसे उसकी सोच को दोबारा आकार दे दिया था। अब आशीष को पता था कि उसे क्या नहीं करना। भीड़ की नकल नहीं, बेवजह की कंपटीशन नहीं, आधे अधूरे मन से टीम या मार्केटिंग नहीं। और उसे यह भी साफ दिख रहा था कि क्या करना है। कुछ नया, कुछ अनोखा करना है। ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो 10 गुना बेहतर हो। सही लोगों को साथ लेकर मजबूत नींव रखनी है और अपने लक्ष्य को लेकर बड़ा विजन रखना है। कुछ ही दिनों में इस नए विजन के साथ आशीष ने अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा देने का मन बना लिया। नहीं, आवेश में नहीं, बल्कि सोच समझकर, पूरी योजना के साथ। सबसे पहले उसने अपने आइडिया पर एक विस्तृत प्लान लिखा, जिसमें किताब से सीखी हर बात को शामिल किया। यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन, शुरुआती नीश मार्केट, प्रोडक्ट की 10 गुना खासियतें, डिस्ट्रीब्यूशन रणनीति और संभावित को फाउंडर ऑफ टीम के नाम। फिर उसने राहुल और 2 और भरोसेमंद दोस्तों से मिलकर इस प्लान पर चर्चा की। उसे हैरत हुई कि जब उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना विजन समझाया तो वे भी जोश से भर गए और इस मिशन में साथ देने को तैयार हो गए। आशीष को एहसास हुआ कि उसके अंदर अब एक चिंगारी ही नहीं, पूरी लौ जल रही है। उसके पास सिर्फ एक बिजनेस आइडिया नहीं, बल्कि दुनिया को बेहतर बनाने का एक विजन है और उसे हकीकत में बदलने का जुनून भी। उसे यह भी समझ आ गया है कि भविष्य अपने आप नहीं बनता, हम अपने आज के इनोवेशन से भविष्य गढ़ते हैं। पीटर थील के शब्दों में कहें तो हर महान चीज एक ही बार होती है। आशीष ने ठान लिया कि वह अपनी 0 से 1 की छलांग लगाकर रहेगा। जिस सुबह उसने अपने नए सफर की शुरुआत की, सूरज भी मानो अलग ही चमक के साथ निकला। आत्मविश्वास से भरा आशीष अपने लैपटॉप पर काम शुरू करते हुए मुस्कुराया और बुदबुदाया, यह मेरा समय है कुछ नया करने का। अब उसके मन में कोई शंका नहीं थी, बस आगे बढ़ने का जुनून था, 0 से 1 की ओर, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे वो खुद बनाएगा। आशा करता हूं कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और अंत तक हमारा साथ देने के लिए आपका धन्यवाद।